हेलो दोस्तों। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में लेके आए हैं और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। करते हैं स्टार्ट। हाल ही में 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चुना गया है? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 3। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 4। हाल ही में 4 पत्रकारों को 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना गया है। बता दें कि ये जो पुरस्कार CTJ द्वारा दिया जाएगा, मीन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। और बता दें कि ये पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों के बावजूद और खतरों के बावजूद पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बचाए रखते हैं, वह उसमें अपना योगदान देते हैं। तो ये 4 जो हैं उनको दिया गया है। वो है हमारे पत्रकार, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, शाहिदुल अल्लाम फ्रॉम बांग्लादेश से, और ये मोहम्मद मोसीद ईरान से, डेपो ओलारियोमी नाइजीरिया से, स्वेतलाना प्रोकिपियोया रसिया से। और साथ ही एक लॉयर को भी दिया गया है। बता दें कि एक लॉयर को भी दिया गया है ये पुरस्कार। और जो ये लॉयर हैं अमल कलूनी, कौन है? अमल कलूनी। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इनको एक और पुरस्कार भी हाल ही में मिला था, गवेन इलिफ प्रेस फ्रीडम, गवेन इलिफ प्रेस फ्रीडम 2020। ठीक है दोस्तों। और बता दें कि ये जो पुरस्कार है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी को नवंबर में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? नवंबर में दिया जाएगा सभी को। और ये पिछले साल 2019 में भी दिया गया, तो तब ये कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तब ये दिया गया था 5 व्यक्तियों को। तो हम इसका यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस टाइम हमारे एक भारतीय भी थे उसमें शामिल, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है नेहा दीक्षित। ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन पत्रकारी से रिलेटेड है, तो पत्रकारी का बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में एक और पुरस्कार दिया गया था। वो उस पुरस्कार का क्या नाम था? ड्यू से वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। तो ये 14 देशों की, बता दें कि 14 देशों के 17 पत्रकारों को अपने मीडिया के अंदर उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। और जिसमें एकमात्र हमारे भारतीय भी थे। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ, मैं लिख देता हूँ, सिद्धार्थ वरदराजन। ठीक है दोस्तों। और बता दें कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो कब बनाया जाता है? बताइए आप, थोड़ा सोचिए, कब बनाया जाता है? 3 मई को। कब? 3 मई को। ठीक है। और इसकी थीम क्या होती? इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, विदाउट फियर एंड फेवर। और बता दें कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी 2020 जारी किया गया था, हाल ही में 2020 इंडेक्स जो जारी किया था, उसमें भारत कितने स्थान पर था? तो उसमें 142 स्थान पर था, 142वें स्थान पर था। और फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट पर था नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर था। और जो ये इंडेक्स जारी किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रिपोर्ट्स विदाउट ऑथर के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू की गई है? ऑप्शन है हमारे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमारी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बता दें कि जो ये हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसने कोविड-19 के चलते जो पैसेंजर उनको सुविधा प्रदान करने के लिए ये पोर्टल, जो पार्किंग है, लॉन्च की है। तो बता दें कि इन्होंने एक फास्ट टैग कार पार्किंग भी लॉन्च की है। ये किसके साथ मिलकर की है? ये NPCI, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फास्ट टैग कार पार्क की भी शुरुआत की है। तो इससे क्या होगा? इससे ऑनलाइन जो पेमेंट है, जो उनका फास्टैग है, वो उसके ज़रिए, फास्टैग के ज़रिए वो कट जाएगी अपने आप। तो यहाँ पर बात करें अन्य ऑप्शन की, अन्य ऑप्शन हमारे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो बेंगलुरु में है, बता दें कि ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में।
इनको हाल ही में स्काई ट्रिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और साथ ही बता दें कि इसने स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन की तैनाती करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है ये। कौन सा? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और बात कर लें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये हमारे दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और बात करें अगर इसकी, तो इसने सिंगल यूज फ्री प्लास्टिक होने वाला है, ये सिंगल यूज फ्री प्लास्टिक होने वाला पहला एयरपोर्ट बना है ये। और बात कर लें कोची हवाई अड्डा की, कोची हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बन चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, असम, गुजरात। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा असम। असम ने हाल ही में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किए जाने का निश्चय किया है। तो ये जो पोवा रिजर्व पार्क है ये असम के अंदर कहाँ पर है? ये है धेमाजी के अंदर। ठीक है, तो बता दें कि जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट पार्क है इसको 1924 में रिजर्व किया गया था। और ये जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है ये दो राज्यों के बीच पड़ता है, एक असम और एक अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? एक असम और एक अरुणाचल प्रदेश। और बता दें कि यहाँ पर अपग्रेडेशन की बात की गई है, तो अपग्रेडेशन हाल ही में एक और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की उसका भी किया गया था, वो भी असम के अंदर ही थे। उसका क्या नाम है? दिहंग। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिहंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस में? नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया था। और ये भी असम में था, मैंने आपने बता दिया। तो असम की बात कर लेते हैं। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है और सीएम सर्बानंद सोनोवाल व गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है कौन है? अजय लांबा। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ये सुर्खियों में भी बना था, जो यहाँ पर एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क वो सुर्खियों में बना था क्योंकि वहाँ पर पहली बार एक गोल्डन बाग देखा गया था, गोल्डन बाग। कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता ही होगा। और बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर असम के अंदर एक अबुबाची मेला भी लगता है। अबुबाची मेला लगता है। ये किस मंदिर में लगता है? तो ये लगता है कामाख्या मंदिर में। और जो ये अबुबाची मेला था इसको हाल ही में रद्द कर दिया गया था कोविड-19 के चलते। जो अबुबाची मेला है इसको हाल ही में रद्द कर दिया गया था। और यहाँ पर असम की बात करें तो यहाँ पर बिहू महोत्सव भी बनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? बिहू महोत्सव। और बात करें तो असम सरकार ने हाल ही में कौन सी योजनाएं लॉन्च की है? धन्वंतरी योजना, ब्राह्मण सारथी योजना, प्रज्ञान भारती योजना। और बात कर लेते हैं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क यहाँ पे जो मेन है उनकी बात करते हैं। नामेरी नेशनल पार्क है यहाँ पर एक, कौन सा? नामेरी। ठीक है, और एक मानस नेशनल पार्क है यहाँ पर, मानस। और एक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था डिब्रू सिखोवा भी नेशनल पार्क है। एक ओरंग नेशनल पार्क है। और काजीरंगा तो आपको बता ही दिया मैंने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पदम टर्मिनल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है कि केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो हाल ही में केरल के अंदर, ऑप्शन है हमारा राइट, केरल के अंदर पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पदम टर्मिनल विकसित किया जा रहा है। तो बता दें ये होता क्या है ट्रांसशिपमेंट हब? ये शिपमेंट हब एक टेम्परेरी कंटेनर होल्डर होता है। जब कोई दूसरा शिप वहाँ पर जो बंदरगाह होती है वहाँ पर लेके आएगा कंटेनरों को, तो ये शिपमेंट हब उसको टेम्परेरी स्टे रखेगा, कुछ देर के रखेगा वहाँ पर, स्टोर करेगा और फिर दूसरी शिप को प्रोवाइड कर देगा। तो ये काम करता है शिपमेंट हब। तो ये कहाँ पर है? केरल के कोचीन बंदरगाह पर है। ठीक है, और बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल को मसालों की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ की कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम। और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम तो आपको पता ही है पिनरई विजयन। और बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस की। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। कौन है? एस मणिकुमार। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है वो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था।
कौन सा, सबरीमाला मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर एक अरट्टू उत्सव बनाया जाता है, अरट्टू महोत्सव बनाया जाता है, वो भी रद्द कर दिया गया, किसके कारण, कोविड-19 के चलते कारण। तो ये जो रद्द हुए ना, जो मेन ये मेन ही है महोत्सव, ये आपको थोड़ा याद करने हैं क्योंकि ये इनको रद्द कर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक केरल के अंदर एक ड्रीम केरल प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, और एक खाद्य वन परियोजना भी यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और बता दें कि केरल पहला राज्य बना जिसने एलएनजी बस जलाई थी, एलएनजी बस चलाई थी। वो कहाँ पर चलाई थी, कोची के अंदर चलाई थी। और यहाँ पर सुपर फैब लैब भी लॉन्च की गई थी, सुपर फैब लैब। और बता दें कि केरल की जो पहली महिला डीजीपी है वो कौन है, आर श्रीलेखा, कौन है, आर श्रीलेखा। और ये केरल है जो पहला राज्य बना था किसके अंदर, प्लाज्मा थेरेपी को उपयोग में लाने वाला, ठीक है। और एक यहाँ पर ब्रेक द चेन कार्टून भी लॉन्च किया गया था। और गरीबों को इंटरनेट, ये देखो इनकी खास बात, ये मतलब केरल ने तो इस चीज़ में बहुत बड़ा मतलब धमाका कर दिया कि केरल ने फ्री इंटरनेट दे दिया गरीबों को। तो वो किस प्रोजेक्ट के जरिए दिया गया है, वो दिया गया था के फोन प्रोजेक्ट के जरिए, ठीक है दोस्तों। और बता दें कि केरल सरकार ने जो ड्रग माफिया उन पर कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, योदावू, जो ड्रग माफिया उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको काबू करने के लिए। और एक डिजिटल अभियान को इन्होंने बढ़ावा दिया था, और एक अभियान चलाया था कि मैं भी डिजिटल हूँ, इस अभियान की इन्होंने शुरुआत की थी, मैं भी डिजिटल हूँ। और बता दें कि यहाँ एक दरवाज़ा वितरण योजना भी स्टार्ट की गई थी। और एक और चीज़ है, जो ये देश का पहला राज्य बना था जिसने जियो फाइनेंसिंग, बात कर लेते हैं, जियो फाइनेंसिंग ऐप प्रयोग में लाने वाला पहला राज्य बना था ये, जियो फाइनेंसिंग ऐप को। और एक और बात करें, रैपिड टेस्ट के लिए इन्होंने एक तिरंगा वाहन भी लॉन्च किया था, तिरंगा वाहन भी इन्होंने लॉन्च किया था। और बता दें कि जो मेन तो क्वेश्चन हमारा यही है कि कोचीन बंदरगाह के पहला जो शिपमेंट हब है पुलारपादम टर्मिनल, ये केरल राज्य के अंदर विकसित किया जा रहा है। तो ये इतने करंट अफेयर बनते थे हाल ही में जो केरल से रिलेटेड थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के, ये वही हो गया क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने देश की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर तैयार की है। ऑप्शन हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आईआईटी दिल्ली। हाल ही में एचआरडीए मंत्रालय द्वारा, एचआरडीए मंत्रालय जिसके मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल जी, कौन है, रमेश पोखरियाल, इनके द्वारा यह कम लागत वाला कोविड-19 चेकअप किट लॉन्च किया गया है। तो ये कम लागत है, इसकी लागत कितनी है, लगभग इसकी लागत है 650 रुपये किट है सिर्फ ओनली, जिसका क्या नाम है, कोरोश्योर, ठीक है। और बता दें कि जो बाकी ऑप्शन कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन जैसे यहाँ पर आईआईटी हमारा दिल्ली हो गया, तो आईआईटी दिल्ली ने एक कोपल 90 एक ऐप भी लॉन्च की थी। और बता दें कि इसने पहला एंटी माइक्रोवियल और एक धोकर यूज़ करने वाला फेस मास्क भी बनाया था, जो एंटी माइक्रोवियल भी है और धोकर यूज़ भी किया जा सकता। उसका क्या नाम था, एन सेफ मास्क था, एन सेफ मास्क, उस मास्क का नाम था एन सेफ, ठीक है। और एक इसने एक प्रकृति प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, प्रकृति प्रोजेक्ट। और इसका जो ये प्रकृति डैशबोर्ड था, इसका काम क्या था, इसका जो कोविड-19 के जो मरीज बढ़ रहे हैं, जो उनका प्रसार हो रहा है, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन के, आईआईटी हमारे जो कानपुर है, कानपुर ने क्या अभी हाल ही में कौन सा एक सैनिटाइजिंग डिवाइस लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस भी लॉन्च किया था। और एक इसने आईआईटी कानपुर ने एक मोबाइल मास्टर जी नाम से एक टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था, मोबाइल मास्टर जी। और बात कर लेते हैं आईआईटी मद्रास की। तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो लिख लो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स करने वाला, बीएससी डिग्री कोर्स दुनिया का पहला बनाई। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में बात कर लेते हैं कि भारत की जो पहली हाइपर लुक प्रतियोगिता का भी आयोजन यहीं पर किया जा रहा है। और बता दें कि जो
HRD मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट एक रैंकिंग जारी की थी, जो IIT मंत्रालय है उसने एक रैंकिंग जारी की थी। तो उसमें ओवरऑल IIT का देखा गया था कि ओवरऑल कौन सी टॉप पर रही थी। तो ओवरऑल ये मद्रास ही टॉप पर रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। जो रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल बताया, मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि ओवरऑल मद्रास से रही थी। और बात कर लेते हैं IIT बॉम्बे की। तो IIT बॉम्बे ने एक ध्रुव नाम से चिप लॉन्च की थी। ध्रुव नाम से, किस नाम से? ध्रुव नाम से एक चिप लॉन्च की थी। और एक क्वारंटाइन ऐप भी बनाया था, क्वारंटाइन ऐप भी डेवलप किया था। एक आयुष सिंह नाम से एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, जिससे यार आप सब्सक्राइब को मोटिव मिलेगा, अच्छी हम और परफॉर्मेंस बढ़िया करेंगे। आपके इशारे हैं, आपके ज़रिए ये चैनल आगे बढ़ेगा और कोई नहीं बढ़ाने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।